चौधरी देवीलाल से बहुत लोगों ने राजनीति सीखी है और तब से आप देखिए मेहनत करके आगे बढ़े हैं, किसी का छीना झपटी नहीं की। सोचते तो सभी है, मैं भी सोचता हूँ कल मुख्यमंत्री बनूंगा। सोचना तो सबको अधिकार है कि नहीं, डेमोक्रेसी है भाई, सोच तो सकते हैं, मैं ना सोचूं? ये तो सीधी सी बात है, सोच सकते हो आप। हाँ तो बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कल को मुख्यमंत्री बनूं। अब आप कहोगे कि ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री बने, आप कह रहे हो मुख्यमंत्री बने, ये तो आप तो फिर कैसे बनोगे? तो भाई देखिए डेमोक्रेसी है, सबको अधिकार है अपनी बातें रखने का। आप जयप्रकाश के सबसे खास मित्र मुझे लग रहा है आप, जो आप उनको बाइक पे घुमा रहे हो, उनके साथ चल रहे हो। चौधरी भजनलाल जी भी संघ के बारे में, संघ से बड़े मतलब नाखुश थे, वो संघ की गतिविधियों से सहमत नहीं थे। बुलडोजर खड़ा कर दिया, अभी या तो हमें वोट दो या बुलडोजर चलाएंगे। प्लास्टिक की गोली दे दी, भी वो ना निगल सकते ना छू सकते। सिंह चौटाला ने जीता तो किसानों के मुद्दे पे चुनाव, किसानों के मुद्दे पे इस्तीफा दिया, वो अपनी पार्टी की साख बचाने के लिए जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। इनेलो का ही दूसरा रूप है जेजेपी। आप वो बात है ना, भी आप इनेलो या जेजेपी को वोट दो, वो जाता बीजेपी को ही है। एक पहला चंद्रयान तो मोदी जी जाके बैठ के दे, वो तो बैठ ही गया, उड़ा ही नहीं। जब नहीं गए तो वो उड़ पाया था। ऐसा है कोई प्याजिया लहसुन है 400 पार उसका है, मोदी और सीटा को नहीं। हम संविधान बदलेंगे। कौन सा संविधान? वो संविधान जो आपको मुझसे सवाल पूछने का हक देता है, जो किसी एमएलए से सवाल पूछने का हक देता है, जो किसी सांसद से सवाल पूछने का हक देता है। बोलो भाई और बहनों, कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये आपकी प्रॉपर्टी और मंगलसूत्र छीन के ज़्यादा बच्चे वालों को दे देंगे। आपको पता है मोदी अपने घर में कौन से नंबर पे बच्चा है? मोदी जी कितने भाई बहन हैं? तो ज़्यादा बच्चे किसको कह रहे थे वो? नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। 2024 की लोकसभा यात्रा पे निकले हुए हैं। इस समय हम मौजूद हैं हिसार, क्योंकि हॉट सीट इसलिए बन चुकी है। इस सीट पे एक परिवार से 3 कैंडिडेट और चौथे कैंडिडेट है वह इसी परिवार से राजनीति सीखकर मैदान में है। जिनसे बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे इस सीट का कैसा माहौल है और आदमपुर और हिसार लोकसभा का जो माहौल है वह कैसा माहौल बन रहा है। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मैं अंकुश बेनीवाल, पूर्व में छात्र संघ के अध्यक्ष रहा हूँ चंडीगढ़ जी। क्या लगता है हिसार की जो लोकसभा सीट है कि क्या इसमें टक्कर होने वाली है या एक तरफा माहौल होने वाला है? नहीं विपिन भाई, बिल्कुल एक तरफा माहौल है। जयप्रकाश जी 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। एक 400 पार की गारंटी थी, अभी तो नहीं आ रही। कुछ समय पहले 400 पार की गारंटी थी, तो क्या वो गारंटी अभी चल रही है या नहीं चल रही? गारंटियाँ जो उन्होंने जितनी भी गारंटियाँ दी है सभी फेल है, कोई गारंटी है ही नहीं उनकी। एक जयप्रकाश पे सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है अभी इन दिनों में जेजेपी से कि ये महिला पे लाठियाँ चलवाते हैं, ये गुंडागर्दी कराते हैं। तो क्या सच में ये इस बात में सच्चाई है या ये एक हवाई बातें हैं या आरोप है? नहीं देखिए, जयप्रकाश जी का जो चरित्र है, हम मतलब बहुत सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। नेताजी भी काफ़ी सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमें पता है 2009 में भी उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, उससे पहले भी वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर राजनीति करते रहे हैं। तो उनका जो इस विषय में जो उनका दामन है वो बिल्कुल साफ़ है, ये सबको पता है। ये जैसे मतलब ये छींटाकशी कर रहे हैं, ये एक निम्न स्तर की जो राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही मतलब अशोभनीय चीज़ है। जयप्रकाश जी बिल्कुल पाक साफ आदमी है, बिल्कुल, हम इसकी गारंटी देते हैं। आप इस चीज़ की गारंटी दे रहे हो? तो पीछे अभी नैना चौटाला भी हमला हुआ, उसमें सबसे बड़ा मुख्य आरोपी, सबसे बड़ा हाथ जयप्रकाश का माना जा रहा है कि जयप्रकाश ने कराया ये। नहीं, वो तो उनके कर्मकांड है भाई, आगे आएंगे। जो उन्होंने कर्म किए हैं वो तो आगे आएंगे ही, सीधी सी बात है। पहले हमारी माताओं के सिर फूटे थे, तब वो नहीं बोले। बताइए, काफ़ी मतलब मैं इसका घोर निंदा करता हूँ इस घटना की। ऐसे घटना नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है कि आप बातें मतलब अपना जो बातें हैं वो खुल के रख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो उन्होंने कर्म किए हैं वो तो आएंगे ही, आगे आएंगे। एक जो विपक्ष है जैसे भाजपा, इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी, ये एक आरोप लगाती है कि जो जयप्रकाश हैं ये हमारे से राजनीति सीख कर गए हैं। और उन्होंने पीछे एक बयान दिया कि मैं आदमपुर में कोठी ले ली, तो अभय सिंह ने कहा ये तो काटड़े बेचने वाला था, इसने कोठी कहाँ से ले ली? तो क्या लगता है ये राजनीति के अंदर ऐसी भाषा का प्रयोग करना कहीं सही है, जायज़ है या नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत है। एक चीज़ बताइए, जयप्रकाश जी ने मेहनत की है, वो मतलब वो कहते हैं हमसे इस राजनीति से कि चौधरी देवीलाल से बहुत लोगों ने राजनीति सीखी है और तब से आप देखिए मेहनत करके आगे बढ़े हैं, किसी का छीना झपटी नहीं की है। काटड़े बेचा करते तो मेहनत का काम है वो तो, अगर खेती की है उनके यहाँ तो वो मेहनत का काम है, चोरी छीना झपटी तो नहीं की कोई। बिल्कुल पाक साफ आदमी है, मेहनत करके आगे बढ़े हैं और अभी 2 लाख वोटों से हिसार की आवाज़ को वो दिल्ली उस उच्च जो हमारी पंचायत है उसमें उसकी आवाज़ बनाएंगे, हिसार की आवाज़ बनेंगे वो पार्लियामेंट में।
एक सबसे बड़ा आरोप जैसे विपक्ष की पार्टी हैं वो सबसे बड़ा कांग्रेस पे आरोप लगाती है कि इनके अंदर गुटबाजी बहुत है। शाम को सोते हैं, सुबह उठते हैं, सभी मुख्यमंत्री बनने का चेहरा देखते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए, और इनका संगठन जो लेवल पे है वो काम नहीं कर रहा। तो क्या लगता है कांग्रेस का जो संगठन है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है? ये जो बातें हैं ये सच्चाई है? इन बातों में कितनी हवाई है? ये बातें बिल्कुल ही निराधार है। ठीक है, मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री का क्या है, जिसके पास जो संख्या बल है हमारा आएगा, फिर उनकी मतलब एमएलएज़ की मीटिंग होगी, पर्यवेक्षक आएंगे ऊपर से, फिर सब बैठ के एक पर डिसाइड होगा। सोचते तो सभी है, मैं भी सोचता हूँ कल मुख्यमंत्री बनूंगा। सोचना तो सबको अधिकार है कि नहीं, डेमोक्रेसी है भाई, सोच तो सकते हैं, मैं ना सोचूं? ये तो सीधी सी बात है। सोच सकते हो आप? हाँ, तो बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कल को मुख्यमंत्री बनूं। अब आप कहोगे कि ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री बने, आप कह रहे हो मुख्यमंत्री बने, ये तो आप तो फिर कैसे बनोगे? तो भाई देखिए, डेमोक्रेसी है, सबको अधिकार है अपनी बातें रखने का, और वैसे सभी अपने अपने मतलब उस पर बढ़िया मेहनत कर रहे हैं सभी। आप जयप्रकाश के सबसे खास मित्र मुझे लग रहे हैं आप, ये जो आप उनको बाइक पे घुमा रहे हो, उनके साथ चल रहे हो, मैं आपको पिछले 2-3 सालों से नोट कर रहा हूँ उनके साथ घूम रहे हो। जयप्रकाश 3 बार यहाँ से लोकसभा सांसद बन चुके हैं। कौन से उन्होंने काम कराए जो उन काम पे वो वोट मांग सकते हैं? देखिए, काम बहुत थे उस समय, मैं बताऊँ, हुड्डा साहब की सरकार थी जब लास्ट टाइम वो एमपी थे, तो काम बहुत हुए हैं यहाँ पर, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। ऐसे कोई 4 या 5 काम बताओ जो सबसे बड़े आदमपुर हिसार लोकसभा में उन्होंने कराए हैं, वो कह सकते हैं डंके की चोट पे भी मैंने ये कराया है हिसार के अंदर, आप मेरे को वोट दो। हमारे नेताजी बताएंगे, आदरणीय नेताजी हमारे साथ बैठे हैं, भूपेंद्र कासनिया जी। ये सभी विषयों पर आपको मतलब जितने भी क्योंकि इनका पहले हवीपा में भी काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है, फिर कांग्रेस में काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है। पहला काम आपका गांव का आदर्श गांव बनाया, बताओ बताओ भी चूड़ी बागड़ियान का आदर्श गांव मैं बिल्कुल, आपको पता है, आप उपचुनाव में चूड़ी बागड़ियान में रहे थे, 5 स्टार विलेज रहा है, बिजली घर वहाँ पर है, 2 वाटर वर्कर्स वहाँ पर है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक सबसे बड़ा मेरे को दुख हुआ कि मैं आदमपुर से होता हुआ आ रहा था, तो मैंने जहाँ उनकी गलियाँ देखी, वो गलियाँ मेरे को नहीं लगता कि हरियाणा के अंदर से, राजस्थान में जाओगे आप, बिहार में जाओगे, यूपी में जाओ, कहीं कौन सा स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ ऐसी गलियाँ इतनी टूटी, इतनी फूटी गलियाँ, जहाँ से गाड़ी निकलनी बहुत मुश्किल हो गई थी। मेरे को ये लग रहा था यहाँ लोग जो वोट दे रहे हैं क्या सोच के दे रहे हैं, नेता को चुनते हैं तो नेता उनको काम क्यों नहीं कर रहा, और फिर भी जनता उनको वोट दे रही है। तो क्या लगता है विकास हुआ है नहीं हुआ आदमपुर में? तो विकास तो आपने बता ही दिया जो हुआ है, आपने अपनी जुबान से, जो हमारे विधायक जी ने काम किया है वो अपनी जुबान से ही बता दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं भाई? ये आपका क्या विजन है? आपका क्या विजन है सर? आप जब सत्ता में आओगे तो क्या आपके मेन विजन होंगे भैया, हम ये काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो काफ़ी चीज़ें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आदमपुर का वो बिल्कुल मतलब डाउन स्तर का है, आप देख रहे हैं। पानी जो है वो मतलब सीवेज का और पीने का पानी इकट्ठा आ रहा है लोगों को, सड़कें नहीं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी भी आपने बताया कि जो रोड का है, रोड का सबसे मेन फैक्टर है हमारे यहाँ पर आदमपुर सीट पर, सबसे मेन फैक्टर है जो रोड का और पीने की पानी की समस्या है। मेरी एक आपसे आग्रह है कि आप जब जेपी से मिलो, आप जयप्रकाश से, तो उनसे एक बात ज़रूर बोलना कि हिसार लोकसभा में जितने भी गांव आते हैं उनकी सड़कें अच्छी बनवाए, क्योंकि 3 महीने बाद जब अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होंगे तो मैं आऊँगा और फिर उनकी पोल बट्टी वहाँ खुलेगी। काम करेंगे तो बच पाएंगे, वरना बच नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप आइए, हमारे अभी सरकार भी आपको पता है बनने वाली है, जयप्रकाश जी एमपी बनने वाले हैं, तो आप काम देखिएगा, कामों की झड़ी देखिएगा आप। जो चीज़ें हमारे विधायक जी कहते थे उपचुनाव में कि मैं पेरिस वाली रबड़ की सड़कें बनवा दूंगा, तो अभी आप उन रबड़ की सड़कों से आ रहे हो, और अभी सरकार आने के बाद में, हमारे चौधरी जयप्रकाश जी एमपी बनने के बाद में फिर देखिएगा आप काम। बिल्कुल। फिर हम जेपी से तीखे खट्टे सवाल करेंगे। सर आप अपना परिचय दीजिए पहले मेरे को। भूपेंद्र कासनिया। सर आप हिसार से एक पूर्व कांग्रेस के नेता हो, और अगले आने वाले समय में आपको मुझे लगा टिकट भी मिल सकती है हिसार आदमपुर से, तो क्या आपको लगता है आदमपुर में पिछले 5 या 10 साल में विकास हुआ है नहीं हुआ? देखो, 10 साल के अंदर विकास के बारे में आज से 1.5 साल पहले यहाँ से जो कांग्रेस के विधायक थे कुलदीप बिश्नोई जी, वो खुद कह रहे थे भी भाजपा बड़ी गंदी पार्टी है, बड़ी झूठी पार्टी है, इसने कोई विकास नहीं, इसने विनाश के ज़्यादा काम किए हैं। तो आज वो भाजपा के अंदर हैं, हम उनकी उस बात का समर्थन करते हैं। जो कुलदीप ने कहा भाजपा के बारे में वो सच है, और वही सच आज कुलदीप खुद भाजपा में जाके भी अनुभव कर रहे हैं। सर मैंने, हाँ, ये बयान आपने बात की, ये इस बात पर जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने एक रैली के अंदर कहा था कि भाजपा पे कभी विश्वास मत करना, किसी भी कर लेना। आज वही भाजपा के अंदर क्या ऐसा दबाव है, क्या डर है जो वो भाजपा के अंदर चले गए? देखो, डर लालच या क्या है वो तो उनको पता है। कांग्रेस के अंदर उनकी बड़ी इज्जत थी, वो टिकटें बांटा करते थे, वो अध्यक्ष बनने की बात करते थे, वो मुख्यमंत्री बनने की बात करते थे।
अभी हाल ही में उनका बयान आया, अभी मैं भाजपा और संघ का कार्य करता हूँ, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, चौधरी भजनलाल जी भी संघ के बारे में, संघ से बड़े मतलब नाखुश थे, वो संघ की गतिविधियों से सहमत नहीं थे। तो अब कुलदीप जी की क्या विचारधारा बदली है, क्यों बदली है, वो जाने, क्या गड़बड़ की है उन्होंने, क्यों सरकार की ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स किस चीज़ के दबाव में आए हैं, या कोई मंत्री पद का लालच है, पता नहीं क्या है। लेकिन अब तक जो बीजेपी ने आदमपुर के लिए वायदे किए थे, जब मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे और यहाँ दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे, दोनों ने दौरा किया था और ये कहा भी भव्य को जिताओ, कुलदीप के बेटे को जिताओ, आदमपुर का विकास करेंगे। लेकिन दोनों की कुर्सी चली गई, आदमपुर का विकास तो हुआ नहीं, दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की कुर्सी चली गई। और उनसे उम्मीद भव्य ने लगा रखी थी वे मंत्री बनाएंगे, वो भी धूमिल हो गई। अब ना मंत्री बनाया, ना हल्के का विकास करवाया। आज आदमपुर जिसका पूरे देश में नाम है, राजनीतिक हलकों में लोग मानते हैं भी आदमपुर के अंदर तो कोई काम की कमी नहीं है, लेकिन जब वो लोग यहाँ आके देखें सड़कों की जगह धूल उड़ रही है, जब तकड़ी गर्मी है, उसके अंदर आपको गलियां लबालब मिलेगी सीवरेज के पानी से, और जब आपके नल खोलते हो जो सप्लाई का, पेयजल सप्लाई का आता है, उसके अंदर आपको सीवरेज के पानी की सप्लाई मिलती है। तो विकास की हम बात करना बेमानी है। कोई हल्के के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, किसानों महीनों तक किसान आदमपुर के कभी बाढ़-सुमंद, कभी आदमपुर तहसील में बैठे रहे, कभी विधायक ने या बीजेपी के सांसद ने या किसी बीजेपी के नेता ने, किसी ने सुनवाई नहीं की। अब आपको एक उदाहरण बताऊं, एक ऐसी सड़क जैसे ये न्योली वाली कर लो, न्योली बगड़ा रोड हो गया, इसके ऊपर दो विधायक लगते हैं। भव्य बिश्नोई आदमपुर का हिस्सा आ गया, रणबीर गंगवा जी यहाँ का अपने नलवा से आ गए, वहीं बिल्कुल पास में कमल गुप्ता जी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो दो तो कैबिनेट के दर्जे के हैं, एक विधायक हैं, फिर एक सड़क ठीक नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्या ये लोग मांग नहीं करते? क्या इन लोगों की मांग सुनी नहीं जाती? अगर ये लोग मांग नहीं करते विकास के लिए, तो इनको चुना क्यों गया? जनता इस बार नहीं चुनेगी। और अगर इन लोगों की मांग सुनाई नहीं, सरकार में सुनवाई नहीं है, तो ये सरकार में बैठे किस लालच में है? जनता सब समझ चुकी है। अब की बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत रही हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन की एक कुरुक्षेत्र की है, वो भी जीत रहे हैं। और उसमें 11वीं सीट बताऊं, ये पहली बार मुख्यमंत्री करनाल से हारेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री करनाल लोकसभा हारेंगे और मौजूदा मुख्यमंत्री करनाल विधानसभा चुनाव हारेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा नया दौर शुरू किया है हरियाणा में। पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जनता के लिए दरवाजे बंद कर दिए, दरवाजे बंद करके एक खिड़की खोल दी छोटी सी, सीएम विंडो नाम की। उसमें नाम सीएम विंडो है, कोई आदमी जा नहीं सकता, ना हाथ दे सकता उसमें, ना देख सकता। पूरा वो भी भ्रष्टाचार का अड्डा थे, किसी आम आदमी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ सीएम विंडो पे भी। तो पहले मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने जनता को नकारा, जनता को अनसुना किया। आदमपुर में अब 5 गांव के हमारे साथ, मैं जीडी से बैठे हैं सरपंच साहब परिवार, तो इनके साथ 500 गाँव के साथ ये कहा, ये भी आपके गांव को मालिकाना हक देंगे। बड़ा लंबा संघर्ष है इन लोगों का, लेकिन उस मालिकाना हक के ऊपर बुलडोज़र खड़ा कर दिया। अभी या तो हमें वोट दो या बुलडोज़र चलाएंगे। फिर ये नहीं माने तो लालच भी दिया। लालच देखो, गरीब आदमी है, सारे मजदूर वर्ग हैं, उनको मुख्यमंत्री ने टेबल पे बैठा के और चाय पे चर्चा करते हुए कहा भी आप भव्य बिश्नोई को जिताओ, भव्य को जिताओ और हम आपका काम करेंगे, मालिकाना हक देंगे। आज मजदूरों के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए एकड़ की शर्त रख दी। काम तो कर दिया, वो प्लास्टिक की गोली दे दीजिए, प्लास्टिक की गोली दे दी भी, वो ना निगल सकते ना छू सकते, क्योंकि 1 करोड़ रुपए में कौन मजदूर खरीदेगा? जो मनरेगा के मजदूर हैं या कहीं और दिहाड़ी करते हैं, तो वो 1 करोड़ रुपए किले के हिसाब से प्लाट नहीं खरीद सकते। इसी तरीके से चिकनवास गांव का था, चिकनवास में भी मकान कब्जे का कोई मामला था, वर्षों से वो बैठे हैं। तो उनको चुनाव में कुलदीप बिश्नोई जी खुद जाके कहे, बोले मेरे बेटे को जिताओ, मैं आपके मकान बचाऊंगा। उन्होंने वोट दिए, वोट हमने उनको बड़ी प्रार्थना करी भी, झूठ बोल रहे हैं, नहीं माने, वोट दे दिए। वोट देने के बाद
ठिठुरती सर्दी में उनके बच्चों का, महिलाओं का कोई ख्याल नहीं रखा, दिन दहाड़े बुलडोज़र चला दिया गया। क्योंकि बुलडोज़र वाली सरकार है, ये गरीब के ऊपर चलाती है। तो आज उनके पास कोई जवाब नहीं। आज आके कहें, बताएं, वो भी आपने वायदे किए थे भी हम इनको सस्ते रेट पे मालिकाना हक देंगे, चिकनवास के मकान बचाएंगे, आदमपुर में पेयजल व्यवस्था जो सीवरेज की है उसको सुधार करेंगे, सड़कों का सुधार करेंगे, महीनों महीनों तक जो किसान संघर्ष कर रहे थे उनको समय पे मुआवजा देंगे, सरपंचों, पंचायती राज सिस्टम जो पंचवर्षीय योजनाएं जो शुरू की, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में आज़ादी के बाद जो कांग्रेस की पंचायती राज का सिस्टम है, राजीव गांधी जी ने एक अलग सिस्टम शुरू किया था। उसके बाद कितनी पंचायतों में तरक्कियां हुई हैं, ये उसको भी नहीं समझ रहे, सरपंचों पे लाठीचार्ज किया। आज हर कर्मचारी, हर वर्ग, महिला वर्ग हो, खिलाड़ी हो, विद्यार्थी हों, सबको निराश कर रखा है। कोई व्यापारी इनसे खुश नहीं है, कोई किसान इनसे खुश नहीं है। बदलाव है। बदलाव बात की सर, हरियाणा में जब पूरे भारत में दो ऐसे कैंडिडेट थे, दो नेता थे जो कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आए थे। तमाम नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जा रहे हैं। जब दो नेता थे, एक तो राहुल कसवा जो कि चूरू से थे, दूसरे थे विजेंद्र सिंह यहाँ हिसार लोकसभा से। तो इनकी ये कहा जाता था कि इनकी टिकट दोनों की फाइनल है, ये दोनों चुनाव लड़ेंगे। तो राहुल कसवा चुनाव लड़ चुके हैं, वो विजेंद्र सिंह इनकी टिकट काट कर जयप्रकाश को दे दी। तो क्या लगता है इस टिकट से कटने से कुछ नुकसान होगा या कुछ बेनिफिट होगा? देखो, टिकट कटी नहीं, टिकट मिली नहीं। कटने का तो जब है जब आपकी घोषणा कर दे और फिर वो कर दी जाए। अब क्या कारण रहे हैं उस खिड़की के पास, मैं तो खड़ा नहीं जहाँ से आप सुन के आए हो भी उनकी टिकट काट दी। वो कारण जयप्रकाश जी की एक सर्वे हुआ, सर्वे के आधार पर जयप्रकाश जी को मिले। आदमपुर हिसार की लोकसभा की जनता ने चाहा, इसलिए उनको टिकट मिली। एक जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि जो हुड्डा है ये भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे कैंडिडेट उतार रहे हैं जिनका कैंडिडेट का कोई वजूद नहीं है। तो क्या लगता है इस बात में सच्चाई है या क्या है ये? देखो, कितना समय होगा आपको पत्रकारिता करते हुए? सर मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल में आप मुझे ये बताओ भाई, हुड्डा पे कौन आरोप लगा रहे हैं? हुड्डा साहब पे भी वो बीजेपी से मिले हुए हैं, कौन कहता है? सर विपक्ष, इंडियन नेशनल लोकदल लो, जेजेपी ले लो सर, जो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कौन कह रहा है अभी हुड्डा साहब हम उनसे मिले हुए हैं? इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी के लोग कह रहे हैं। जेजेपी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन में थी, और इंडियन नेशनल लोकदल इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने जीता तो किसानों के मुद्दे पे चुनाव, किसानों के मुद्दे पे इस्तीफा दिया। वो अपनी पार्टी की साख बचाने के लिए जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, उसमें नई जान फूंकने के लिए ये ढोंग किया था, और उसमें किसानों की वजह से वो 5-7 हज़ार से जीत गए। अदरवाइज फिर उन्होंने क्या किया जीत के? आपसे पूछता हूँ, जब अभय सिंह चौटाला विधायक बन गए बीजेपी को हरा के, तो विधायक बनने के बाद जो विधायक का वोट पड़ा राज्यसभा में, उन्होंने किसको दिया? आप बताएं, किसको दिया था? भाजपा को। सर भाजपा को दिया। जब राष्ट्रपति पद की बात आई तो अभय चौटाला ने किसको वोट दिया? भाजपा को। तो फिर कौन मिला हुआ है भाजपा के साथ? 4 साल तक पूरे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर, मुख्यमंत्री जैसा टारगेट लेके कौन चल रहा था? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चल रहे थे। आज वो उनको कभी किसान याद आ रहे हैं, कभी मंडियों में किसान और पिटता हुआ व्यापारी नज़र आ रहा है। जब वो उप मुख्यमंत्री थे, जब कभी इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई बीजेपी के साथ। वो तो इनेलो शुरू से ही, इनेलो का ही दूसरा रूप है जेजेपी। आप वो बात है ना भी आप इनेलो या जेजेपी को वोट दो, वो जाता बीजेपी को ही है। तो कांग्रेस इस बार समझ चुकी है जनता भी बीजेपी का विकल्प कांग्रेस है, और कांग्रेस वो है जिसने इस देश को आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का अहम योगदान रहा, और आज़ादी के बाद देश का जो विकास हुआ, सुई से लेकर जहाज़ तक, चंद्रयान तक जो बने, वो कांग्रेस के राज में बने। और उसी चंद्रयान को लेके मुख्यमंत्री जी ने मजाक किया था, जब एक मुख्यमंत्री ने अहंकार में एक महिला को धमकाया था, जब उसने हिसार की बात है, जब रोज़गार की मांग की भी, मुख्यमंत्री जी हमारे एरिया में फैक्ट्री लगा दो ताकि बच्चों को रोज़गार मिल जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा सिक्योरिटी वालों को इस महिला को उठाओ और इसको चंद्रयान में भेज दो। एक पहला चंद्रयान तो मोदी जी जाके बैठ के दे, वो तो बैठ ही गया, उड़ा ही नहीं। जब नहीं गए तो वो उड़ पाया था। कौन से चंद्रयान की बात कर रहे हैं? एक 400 पार का नारा है, अभी तो बंद हो चुका फिलहाल। क्या लगता है कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आ सकती है इस बार? ऐसा है, कोई प्याज या लहसुन है 400 पार हो उसका है, मोदी और सीटा को नहीं हुआ, सीटें नहीं आई है। तेल पार हो उसका है, दूसरे बना दियो तो ठीक है। सिलेंडर 400-300 कुछ था, 390 कुछ था, इन्होंने 400 पार कर दिया, 1000 हो रहा है। अब की बार ये आ गए तो सिलेंडर भी 2000 कर देंगे, लेकिन आएंगे नहीं,
क्योंकि इन्होंने इस बार बड़ी बड़ी बात करी है भी 400 पार लाओ और हम संविधान बदलेंगे। आपने संविधान की बात की। इंडिया अलायंस है कहता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस से सत्ता में आएगा, ये इंडिया अलायंस सत्ता में आएगा तो ये संविधान बदल देंगे, ये हमें लिख के दे कि संविधान नहीं बदलेंगे। तो क्या लगता है कौन संविधान बदलना चाहता है? आपने गलत सुन लिया। बीजेपी के कई लोकसभा के उम्मीदवारों ने, कई नेताओं ने ये बात कही है। यहाँ अलग अलग जगह पे उन्होंने ये बातें कही है भी हमें 400 पार करो, हम संविधान बदलेंगे। कौन सा संविधान? वो संविधान जो आपको मुझसे सवाल पूछने का हक देता है, जो किसी एमएलए से सवाल पूछने का हक देता है, जो किसी सांसद से सवाल पूछने का हक देता है। वो संविधान बनाया किसने? कांग्रेस नहीं बदलेगी। कांग्रेस ने तो वो संविधान बनाया है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में। उसमें हरियाणा से चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी भी उसके अंदर सदस्य थे, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी हैं। तो कांग्रेस बदलेगी नहीं। कांग्रेस तो ये हालात जो देश के खराब होंगे उसको बदलेगी। कांग्रेस तो विकास का बदलाव लाएगी। सर, ये मोदी जी ने कहा था, शाहबाद में एक रैली की थी आज से 15 या 20 दिन पहले, जब उन्होंने कहा था लिखित में दे कांग्रेस आएगी तो संविधान नहीं बदलेगी। मोदी जी के आजकल क्या भाषण है? मोदी जी के भाषण से आजकल पाकिस्तान, मुसलमान, बहुत सारे ज़्यादा बच्चे। अब आप एक बात बताओ, बोलो भाई और बहनों, कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये आपकी प्रॉपर्टी, मंगलसूत्र छीन के ज़्यादा बच्चे वालों को दे देंगे। आपको पता है मोदी अपने घर में कौन से नंबर पे बच्चा है? मोदी जी कितने भाई बहन हैं? तो ज़्यादा बच्चे किसको कह रहे थे? वो कैसी भाषा है उनकी? मोदी जी आज भैंस की बात कर रहे हैं। भाई आप विपिन जी, आपके घर पे 2 भैंस हैं, बोले एक भैंस कांग्रेस ले, कहाँ ले जाएगी कांग्रेस भैंस? आपने, ये इनकी नीयत है जो इनके मुंह से सच्चाई वक्त उगलवा रहा है। जनता ये समझ चुके हैं भी ये इस बार जनता आपके बहकावे से बाहर आ चुकी है। ये वो लोग हैं, भैंस गाय जो गाय की बात करते थे अब भैंस की बात करने लगे। आप गेहूं का तो निर्यात बंद कर दिया और गाय के मांस का निर्यात बढ़ा दिया, और जो गाय के बीफ बोलते हैं उसको, उसके व्यापार करने वालों से चंदा ले रखा है। कोई पाकिस्तानी कंपनी से चंदा ले रखा है। इंडिया गठबंधन के अरविंद केजरीवाल को जो अंदर जेल में डाला, जिस वजह से जेल में डाला, जिस रिश्वत के कारण जेल में डाला, वो रिश्वत तो एसबीआई ने अपने खाते की लिस्ट में दे रखी है। वो रिश्वत तो बीजेपी को दी है। झूठे ठग लोग हैं, इनका भांडा फूट चुका है। आप चाहे ग्राम स्तर पर बात करो या लोकसभा स्तर पर, इनके सांसद इनको छोड़ के जा रहे हैं। इनके सांसद इनके टिकट छोड़ के भाग रहे हैं। ये केवल जो गोदी मीडिया बोलते हैं, टीवी का बड़ा मीडिया, वो इनको दिखा रहा है। वो इसलिए दिखा रहा है भी उनके मुंह में माल दबा रखे है और पीछे डंडा मार रखे है। सर, फिलहाल उन्होंने बंद कर दिया, जैसे जी न्यूज़ है, सुभाष चंद्रा, उन्होंने पीछे बयान दिया कि मैं मोदी की और अमित शाह की मैं अपने चैनल पे वीडियो नहीं डालूंगा, उनकी मैं नहीं चलाऊंगा कोई स्टेटमेंट। वो एक बात है जी, एक गांव में बिल्ली भी आ गई, बिल्ली के बच्चे हुए और बड़ी उसमें बोले भाई मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने सरपंच को बताई, सरपंच ने बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों को बताई, एमपी को बताई। एमपी दोबारा बीजेपी के एमपी थे, टिकट लेने के लिए गए। उन्होंने सुना, 2-3 दिन में जब आके देखा, 4-5 दिन लग गए टिकट का ऐसा ही मामला है। आके देखा जो बिल्ली के बच्चे बोला मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? तो बोले अरे झूठ बोल रहे थे तुम। बोले तुम कह रहे थे ना जिंदाबाद। बोले जब इनकी आंख बंद थी अब आंख खुल गई। मतलब आंख खुल चुकी है जनता की। खुल चुके। हरियाणा में कितनी सीटें ये कांग्रेस की आ सकती है? हरियाणा में 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और 11वीं विधायक की सीट करनाल में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। सर, क्या लगता है चुनाव में किस तरह के परिणाम आने वाले हैं? हरियाणा से कौन जीत रहा है? हरियाणा से तो सारी 10 की 10 सीटें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और यहाँ का पहला मुख्यमंत्री होगा जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए करनाल से विधानसभा चुनाव हारेगा। एक 400 पार का नारा है, क्या लगता है 400 पार होने वाला है, नहीं होने वाला? तो 400 पार ये बीजेपी का राज है। इसमें ये पेट्रोल को 400 पार करवा सकते हैं, डीजल को 400 पार करवा सकते हैं। लहसुन का रेट आपने सुना होगा, पीछे 2 महीने पहले इन्होंने 400 पार करवा दिया। तो ये रेट जो आम जनता की सुविधाएँ हैं उनके रेट 400 पार करवा सकते हैं। सीटों में इनकी 150 भी पार नहीं होगी। क्या लगता है अब की बार फिर इंडिया गठबंधन है सरकार बना पाएगा? है आप ये आंकड़े ले लीजिए, ये तो विडम्बना थी, विपक्ष इकट्ठा नहीं हो पाया था पहले। ये 32% वोट है इनके, वो भी उत्तर भारत में है। दक्षिण भारत में तो इनको अंडा है,
कभी वो समझदार जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनको देते ही नहीं। इन्होंने उत्तर भारत में हिंदू मुस्लिम, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं पटेल नॉन पटेल, कहीं मराठा नॉन मराठा, इस तरह की पॉलिटिक्स, नेगेटिव पॉलिटिक्स करके जो सीटें ले आए। झूठ की हांडी एक बार चढ़ जाती है, 2 बार चढ़ जाती है, तीसरी बार झूठ की हांडी नहीं चढ़ती है, वो फूट जाती है। और अब इनकी जो झूठ की हांडी है वो इस बार फूट जाएगी। सर क्या लगता है हरियाणा में अब की बार कितनी 10 सीटों में कितनी सीटें कांग्रेस को आ सकती है? 10 की 10 आएगी जी, कोई किंतु परंतु नहीं है सीटों में। मोदी जी कह रहे हैं मैं 400 लेके जाऊंगा, तो 400 सीटें कहाँ से आ रही है? 400 वाली वो 200 से नीचे आ गई। लोग ही बोलने लगे, जो 400 बोला करते थे नहीं, वो 200 से नीचे आ गई। सर अभी मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ तो कहते हैं आएंगे तो मोदी, तो जब सीटें नहीं आ रही तो मोदी आएगा कैसे? मोदी आने वाले हैं ना, वो हम भी पूछा, दिन में 4-5 बारी मिला है, फिर वोट किसको दोगे? बोले वोट तो कौन है, तो फिर आएगा कैसे? मैं एक बात बताता हूँ भाई, मोदी है, मोदी का विकल्प नहीं है। तो हमारे जो यूट्यूबर हैं उन्होंने भी बताया है भी आप गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी के अंदर आग लग जाए तो आप ये नहीं देखते भी मैं दूसरी गाड़ी मंगाऊं। सबसे पहले आप ये करते हो भी कैसे ही करके गाड़ी का शीशा तोड़ूं या कैसे ही करूं अपनी जान बचाऊं। तो हमारे देशवासियों को ये नहीं देखना चाहिए, इस देश में आग लगी हुई है, सबसे पहले अपने को आग से सुरक्षित बचाना चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए। आगे चाहे कोई भी आए, देश का कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इन्होंने देश में आग लगा रखी है, उस आग से बचना है और अपनी जान बचानी है। क्या लगता है सर अब की बार हरियाणा में क्या होने वाला है? 10 की 10 सीटें जो 10 सीटें आपने कहा, तो मोदी जी 400 सीटों की बात कर रहे हैं, वो कहाँ की सीटें हैं? ना जुमलेबाज बातें करता रहता है। प्रधानमंत्री की बातें शोभा नहीं देती ना। क्या लगता है पीछे 10 साल में विकास हुआ है नहीं हुआ? कहाँ हुआ है विकास? आपने भी देखा हो कहीं भी? हमने तो विकास दिखा नहीं। वो कहते हैं भारत का विदेशों में डंका बज रहा है। कौन से देशों में डंका बज रहा कौन है? से देश में बज रहा आप बताओ? नहीं सर, वो कहीं नहीं कहते बज हैं रहा। ये सब विदेशों में डंका बज रहा है। जुमलेबाजी करते हैं, कुछ नहीं है। इन्होंने जो है ना अपने हिंदुस्तान को 10 साल पीछे ले गए हैं और जुमलेबाजी की राजनीति करते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। वो कहते हैं कांग्रेस में जितने नेता हैं लगभग सारे भ्रष्टाचारी नेता हैं। और कौन से भ्रष्टाचारी है? जो एक आधा है इनके पास चले गए वो मतलब सही हो जाते हैं, और विपक्ष में तो वो भ्रष्टाचारी हैं। ये तो लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब अब की बार हरियाणा से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ सकती है? हरियाणा से 10 की 10 सीटें हमारा जो इंडिया गठबंधन है उसके पास आ रही हैं जी। मतलब आप एक तरफ भाई बोल रहे हो, क्या करनाल की सीट है जहाँ मनोहर लाल खट्टर लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र की सीट है, वो कुछ सीटें ऐसी मानी जा रही है कि कांग्रेस हार रही है, तो क्या इन बातों में सच्चाई है या कुछ? नहीं, सभी की सभी सीटें जो हैं बढ़त के साथ हमारा जो इंडिया गठबंधन है वही जीत रहा है जी। क्या लगता है हिसार से अब की बार जो एक तो रणजीत सिंह चौटाला और जयप्रकाश सिंह सुनैना चारों एक ही परिवार से राजनीति त्याऊ देवीलाल से सीख कर आए हैं, क्या लगता है किसकी कौन किस पे भारी होगा? एक ही परिवार के तीनों हारेंगे, जेपी सरकार जीतेंगे। जेपी भी वहाँ से राजनीति सीख कर आए हैं। नहीं, वो एक ही वोट से सारे काम होंगे इस बार। अच्छा, तीनों हारेंगे, जेपी भाई साहब जीतेंगे। रणजीत सिंह चौटाला कहते हैं कि हिसार में मेरा पुराना नाता है, हिसार से मैं बहुत काम किए, तो क्या हिसार में काम किए नहीं किए? हमने तो देखा नहीं पहले कभी हिसार में, उन्होंने को रानिया में रहते थे, हिसार तो अभी देखे हैं। भूषण चौटाला भी कहते हैं जब मैं यहाँ से सांसद था तो मैंने लोगों के लिए बहुत काम किए थे। ट्रैक्टर पे जब मतलब ट्रैक्टर बैन होने वाला था तो मैं उनके लिए किसानों के लिए लड़ा था। तो क्या लगता है उन बातों से कुछ वोटों का फर्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसानों के लिए दूसरे कुछ किया ही नहीं। क्या किया आप देखो, गोलियाँ मरवाई थी, पैदल जाने नहीं दिया दिल्ली, कुछ नहीं किया उन्होंने। एक कहते हैं कि नैना चौटाला है, उन पे अभी हमला हुआ था, कहते हैं जयप्रकाश ने कराया है और जयप्रकाश गुंडागर्दी करता है, तो क्या जयप्रकाश गुंडागर्दी करते हैं या नहीं करते? निराधार आरोप हैं, ये निराधार हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। सर क्या हिसार में अब की बार कुछ बड़ा होने वाला है या मतलब जो हर बार चलता है उस तरह से सीटें निकलने वाली है? नहीं, बदलाव होगा अब की बार। हिसार से भाई जयप्रकाश जेपी जी भारी मतों से जीतेंगे। आप 2 साल के बच्चे से पूछ लो कौन जीतेगा, बेटा बताओ कौन जीत रहा है हिसार से? ये बच्चे की जुबान पे जेपी। बच्चे की जुबान पे जेपी। सर एक आरोप लगाता है, जैसे दुष्यंत चौटाला आरोप लगा रहे हैं कि ये महिलाओं पे लाठियाँ चलवा रहे हैं और महिला सम्मान की बात करती है कांग्रेस, तो कैसा सम्मान है ये? मैंने तो सुना नहीं जी कहाँ पे महिलाओं पे लाठियाँ बरसाई है। नैना चौटाला पे लाठियाँ पड़ी है। नैना चौटाला पे लाठियाँ पड़ी है तो वो उन्हीं के वर्कर हैं, उनको वोट देने वाली जनता है, वो जनता जाने और उनके नेता जाने उन पे क्यों लाठियाँ बरसाई गई है। कांग्रेस ने कई लाठियाँ बरसाई है तो बताओ। भाजपा सरकार के अंदर कितनी बार औरतों पे लाठियाँ बरसाई है? मणिपुर का कांड किसी से छिपा है क्या?
मणिपुर का कांड किसी से छिपा है? हमारी बहन बेटियों को नंगा करके सड़कों पे घुमाया गया, किसके राज में हुआ है? शर्म की बात है, एक इतने बड़े स्टेट के अंदर महिलाओं को नंगा करके घुमाते हैं और वो फिर 400 पार का नारा देते हैं। तो कितनी सीटें हरियाणा में आ सकती है कांग्रेस को? हरियाणा में 9 सीटें कांग्रेस जीत रही है और 10वीं सीट गठबंधन की भी कांग्रेस जीत रही है। जिनसे हमने बातचीत की और जो हिसार लोकसभा सीट का माहौल है वो समझने का प्रयास किया, क्या लगता है हिसार की अब की बार जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है उस पर कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, ये तो आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद।